हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोनो भाषा कर शब्दकोश में कौन तरह कर शब्द पर विचार नी होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी भाषा के शब्दकोश पर, ठीक है, यानी कोई भी भाषा हो सकता है, जैसे हिंदी, नागपुरी, अंग्रेजी, ठीक है, किसी भी भाषा के शब्दकोश पे आपको बताना है कि किस तरह के शब्द पर, ठीक है, विचार नहीं होता है। ऑप्शन है अर्ध तत्सम पर, सार्थक पर, निरर्थक पर या युग्म शब्द पर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, निरर्थक शब्द पर। ठीक है, किसी भी भाषा के शब्दकोश में किस तरह के भाषा यानी किस तरह के शब्द पर विचार नहीं होता है, तो निरर्थक शब्द पर विचार नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि निरर्थक शब्द होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जोन शब्द से कोनो अर्थ नहीं निकले उके निरर्थक शब्द कहना। ठीक है, जिस शब्द से, यानी कोई भी शब्द हो सकता है जिससे अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे टीरो, तबा, ठीक है, इससे कोई अर्थ, टीरो टीरो मतलब कुछ होता है नहीं, इससे कोई, इस शब्द से हमारा कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें सार्थक शब्द की, तो जोन शब्द से कोनो अर्थ निकले उके सार्थक शब्द कहना। ठीक है, सार्थक शब्द किसे कहेंगे, तो जिस शब्द से कोई भी अर्थ निकल रहा हो उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे कपड़ा, कमल, चावल आदि, ये सब क्या है, तो सार्थक शब्द है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा था कि कोनो भाषा कर शब्दकोश में कौन तरह कर शब्द पर विचार नहीं हुएला। ठीक है, तो किस तरह के शब्द पर विचार नहीं होता है, तो निरर्थक शब्द पर विचार नहीं होता है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मकल कौन तरह कर शब्द है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मकल किस तरह का शब्द है, विकारी है, सार्थक है, निरर्थक है या विदेशज है। तो मकल, मकल से यहाँ कोई मायने मतलब तो हम निकल नहीं रहे, मकल क्या होता है कुछ पता ही नहीं है, तो किस तरह का शब्द हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। क्लियर है, जस्ट अभी हमने बताया कि निरर्थक शब्द क्या होता है, तो जिस शब्द से कोई भी अर्थ ना निकल रहा हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे, जैसे में और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मकल, तो मकल से यहाँ पे कुछ हमारा अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो मकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्दकोश में शब्द मनक संग्रह कौन आधार पर होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शब्दकोश में, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो शब्द है वो सबका संग्रह किस आधार पर किया जाता है, अक्षर मनक के आधार पर या वर्णमाला कर क्रमानुसार के आधार पर, लिपि के आधार पर या विशेषता कर आधार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही का, वर्णमाला के आधार पर। ठीक है, आप लोग कोई भी डिक्शनरी देखे होंगे तो वहाँ पे जितने सारे आपका जो शब्द संग्रह होता है किस आधार पे होता है, तो वर्णमाला यानी लेटर के क्रम अनुसार। जैसे हम अगर इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले ए आता है, ठीक है, उसके बाद बी आएगा, तो इस तरह से क्रम के अनुसार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के आधार पर कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, शब्दकोश में शब्द मनक संग्रह कौन आधार पर होवेला, तो वर्णमाला का आधार पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कलम शब्द में कैठो ध्वनि कर मेल आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कलम शब्द है यह कितने ध्वनि के मेल से बना है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शन से 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो या 6 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा, 6 ठो। ठीक है, जो कलम शब्द है कितने ध्वनियों के मेल से बना है, तो 6 ध्वनियों के मेल से बना है। ठीक है, कौन कौन वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कलम, तो कलम में क जोड़ अ, फिर ल में ल जोड़ अ, फिर म जोड़ अ, यानी टोटल कितने ध्वनि हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कलम जो शब्द है, ठीक है, कितने ध्वनियों के मेल से बना है, तो 6 ध्वनियों के मेल से बना है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कलम शब्द कैठो ध्वनि कर मेल से आए, तो 6 ठो ध्वनि के मेल से आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्थक ध्वनि समूह से बनल पद के का कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्थक ध्वनि समूह से बने हुए पद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से संधि कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, समास कहा जाता है या फिर वाक्य कहा जाता है।
क्या यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, शब्द कहा जाता है। ठीक है, सार्थक ध्वनि समूह से बने हुए पद को क्या कहा जाता है, तो शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे बात करें तो नागपुरी भाषा से संबंधित 4 किस्म कर शब्द आए हैं। ठीक है, तो नागपुरी भाषा से संबंधित कितने प्रकार के शब्द आए हैं, तो 4 प्रकार के शब्द आए हैं। कौन कौन? स्रोत के आधार पर है, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर है, तीसरा प्रयोग के आधार पर है और चौथा अर्थ के आधार पर है। क्लियर है, नागपुरी भाषा से संबंधित 4 प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक है, पहला स्रोत के आधार पर शब्द आते हैं, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर आते हैं, तीसरा प्रयोग के आधार पर आते हैं और चौथा अर्थ के आधार पर आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इन चारों के कितने उपभेद और हैं और कौन कौन सारे उपभेद आए हैं उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे स्रोत के आधार पर कितने उपभेद हैं, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर कितने उपभेद हैं, फिर तीसरा प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं और चौथा अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। इन चारों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें तो स्रोत के आधार पर इकर आधार पर शब्द कर 6 उपभेद आए हैं। ठीक है, अगर हम स्रोत के आधार पर बात करें तो शब्द के कितने उपभेद आए हैं, 6 उपभेद आए हैं। कौन कौन? पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा अर्ध तत्सम शब्द, चौथा अनुकरणवाचक शब्द, पांचवा है देशज शब्द चाहे ठेठ नागपुरी शब्द और छठा है विदेशज शब्द। क्लियर है, स्रोत के आधार पर हम बात करें तो स्रोत के आधार पर शब्द के कितने उपभेद आए हैं, 6 उपभेद आए हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा अर्ध तत्सम शब्द, चौथा अनुकरणवाचक, पांचवा देशज शब्द चाहे ठेठ नागपुरी शब्द और छठा है हमारा विदेशज शब्द। क्लियर है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर इकर आधार पर शब्द के 3 रूप हुए ना। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर हम बात करें तो इसके कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। क्लियर है, व्युत्पत्ति के आधार पर हम आगे बात करें तो शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्लियर है, आगे हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन? पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। क्लियर है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब कौन कौन है वो देख लेते हैं। पहला है एक अर्थ देवक वाला शब्दमन। ठीक है, पहला क्या है, तो एक अर्थ देवक वाला शब्दमन, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द और चौथा है विलोम शब्द। क्लियर है, अर्थ के आधार पर हम बात करें तो अर्थ कर आधार पर शब्द कर कई गो रूप होवेला, 4 गो रूप होवेला। कौन कौन? पहला एक अर्थ देवक वाला शब्दमन, दूसरा अनेकार्थी शब्दमन, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा विलोम शब्द। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा था कि सार्थक ध्वनि समूह से बनल पद के का कहल जाएला। तो सार्थक ध्वनि समूह से बनल पद के का कहल जाएला, शब्द कहल जाएला। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ण मनक मेल से, केकर मेल से, तो वर्ण मनक मेल से जे ध्वनि संग्रहित होवेला मगर उकर कोनो माने नहीं होवेला उके का कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ण सभी के मिलने से जो ध्वनि बनता है लेकिन उसके बनने के बाद कोई मायने मतलब उसे नहीं निकल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है विदेशज शब्द कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे या फिर ऑप्शन डी आगत शब्द कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, आगत शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्लियरली क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निरर्थक शब्द कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि वर्ण मनक मेल से जे ध्वनि संग्रहित होवेला, यानी वर्ण मन सभी यानी वर्ण सब के मिलने से जो ध्वनि बनता है। ठीक है, लेकिन मगर उकर कोनो माने नहीं होवेला उके का कहल जाएला, यानी उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। क्लियर होगा, अभी जस्ट हमने कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है यदि भाषा विचार में, ठीक है, यदि भाषा विचार में ध्वनि के पहली इकाई मानल जाएला तो दूसरा इकाई के मानल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है यदि हम भाषा विचार में ध्वनि को पहला इकाई मानते हैं, ठीक है, तो दूसरा इकाई किसे मानेंगे, पद को, शब्द को, वाक्य को या भाषा को। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, शब्द को मानेंगे। ठीक है, अगर हम भाषा विचार में ध्वनि को पहला इकाई मानते हैं तो दूसरा इकाई किसे मानेंगे, शब्द को मानेंगे, इसे याद रखना है। ठीक है, और शब्द किसे कहा जाता है अभी जस्ट हमने बताया। तो जे वर्ण समूह मनक एक निश्चित और सुपट अर्थ होवेला उके शब्द कहेना। ठीक है, यानी जिस वर्ण समूह से एक निश्चित और अच्छा जो अर्थ निकल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, जिस वर्ण समूह से एक निश्चित और सुपट यानी एक अच्छा अर्थ निकल रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ई चंट का के केकरो बात मानी। ठीक है, ई चंट
का के केकरो बात मानी प्रस्तुत वाक्य में उद्देश्य पद कौन हके। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है कि ई चंट का के केकरो बात मानी। इस वाक्य में आपको बताना है कि उद्देश्य पद, ठीक है, उद्देश्य पद कौन सा है। ऑप्शन है ई या फिर चंट या केकरो या फिर बात। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले उद्देश्य वाक्य में जेकर विषय में बताल जाएला। ठीक है, किसी भी वाक्य में जिसके विषय में बताया जा रहा है उसे उद्देश्य कहा जाता है, उके उद्देश्य कहल जाएला। ठीक है, वाक्य में जेकर विषय में बताल जाएला उके उद्देश्य कहल जाएला। जैसे दीपक गेंदा खेलत है, रानी किताब पढ़त है। ठीक है, पहला वाक्य हमारा क्या है, तो दीपक गेंदा खेलत है, और दूसरा है रानी किताब पढ़त है। तो इस वाक्य में हम बात करें तो दियो वाक्य में, ठीक है, इस दोनों वाक्य में हम बात करें तो दीपक और रानी क्या है, उद्देश्य है। क्लियर है, उद्देश्य का डेफिनेशन क्या है, तो वाक्य में जेकर विषय में बताल जाएला। ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा है उसे उद्देश्य करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दीपक गेंदा खेलत है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, दीपक के बारे में कि दीपक गेंदा खेल रहा है। ठीक है, रानी किताब पढ़त है, यानी रानी के बारे में बताया जा रहा है कि रानी किताब पढ़ रही। ठीक है, तो यहाँ पर दीपक और रानी क्या है, उद्देश्य है। क्लियर है, अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विधेय की। विधेय वाक्य में उद्देश्य कर विषय में जे कुछ बताल जाएला उके विधेय कहेना। ठीक है, यहाँ पे विधेय किसे कहेंगे, तो वाक्य में उद्देश्य कर विषय में, वाक्य में अच्छे से इसको समझिएगा, वाक्य में किसी वाक्य में उद्देश्य कर विषय में जे कुछ बताल जाएला उके विधेय कहेना। जैसे विराट क्रिकेट खेलेला, कृष्णा नेता बने चाहेला। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों में हम देखें तो क्रिकेट और नेता बने। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों में क्रिकेट और नेता क्या है, तो विधेय है। क्यों, क्योंकि विधेय का डेफिनेशन ही क्या है, वाक्य में उद्देश्य कर विषय में। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, अगर उद्देश्य की इन दोनों वाक्यों में बात करें तो विराट और कृष्णा ये दोनों क्या है, उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि वाक्य में उद्देश्य कर विषय में, उसके विषय में कुछ बताया जा रहा है तो उसे हम विधेय कहेंगे। तो विराट क्रिकेट खेलेला, तो यहाँ पे उद्देश्य के विषय में क्या बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलेला। ठीक है, तो क्रिकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। उसी प्रकार कृष्णा नेता बने चाहेला, तो कृष्णा तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, उद्देश्य हो जा रहा है। तो उसके विषय में क्या कहा जा रहा है, तो वो नेता बनना चाह रहा है, बनाना चाहेला, तो नेता यहाँ पे क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा क्या था, तो क्वेश्चन पूछा था कि ई चंट, क्या ई चंट का के केकरो बात मानी प्रस्तुत वाक्य में उद्देश्य कौन सा है, कौन सा पद उद्देश्य है। तो यहाँ पर ई चंट का के केकरो बात मानी, तो ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, एतवा आज बेसे तो हर जोतलक। ठीक है, एतवा आज तो बेसे हर जोतलक प्रस्तुत वाक्य में विधेय कौन पद है के। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बताइए कि एतवा आज बेसे तो हर जोतलक, इस वाक्य में आपको बताना है विधेय कौन होगा। सबसे पहले यहाँ पे बताइए कि उद्देश्य शब्द कौन सा पद, उद्देश्य पद कौन सा होगा, तो एतवा, एतवा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उद्देश्य पद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि विधेय कौन होगा, आज बेसे एतवा या हर जोतलक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, हर जोतलक। ठीक है, एतवा तो यहाँ पे उद्देश्य हो जा रहा है, इसी के विषय में बताया जा रहा है, क्या बता रहा है, बताया जा रहा है को अच्छा से हर को जोता है। ठीक है, हर चलाया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाता है, डी सही हो जाता है, हर जोतलक। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इके पढ़ल बादे। ठीक है, इके पढ़ल बादे पता चली कि ई निबंध हके की कहनी प्रस्तुत वाक्य कर अर्थ विचार से केकर उदाहरण हके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इके पढ़ल के बादे पता चली कि निबंध हके की कहनी, तो इस प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना है कि अर्थ कर विचार से, यानी अर्थ के विचार से आपको बताना है कि किसका उदाहरण है, विधानवाचक का, इच्छा बोधक का, शर्त बोधक का या संदेह बोधक का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, संदेह बोधक का। ठीक है, इस वाक्य को पढ़ने के बाद भी यह आप क्लियरली बता सकते हैं कि यह इसमें इसको पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। कैसे, तो इकर पढ़ल बादे पता चली कि निबंध हके की कहनी, यानी जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि यह निबंध है की कहनी, यानी यहाँ पे संदेह छुपा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होता है, डी सही होता है, संदेह बोधक होगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।